एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत। आज आप देखेंगे भारतीय इतिहास का स्रोत। भारतीय इतिहास का स्रोत में क्या देखेंगे, तो भारतीय इतिहास के बारे में आज जानेंगे। भारत का इतिहास कहाँ तक विस्तृत है और कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में। तो आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास का स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत के मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक साहित्य साक्ष्य, एक का विदेशी यात्रियों का विवरण, एक का पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा गया। एक साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, तीसरा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। साहित्य का साक्ष्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की बात करेंगे। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मणेतर ग्रंथों की अध्ययन की जाती है और ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का अध्ययन किया गया है। बात करेंगे वेद की। वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। जिसके रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। वेदों से हमें भारत के प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सभी चारों वेदों को सम्मिलित रूप से साहित्य कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को, ये चारों वेदों को मिला करके इसी का नाम साहित्य बन गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद समस्त आर्य समाज की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों ने पंजाब में किया था। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 10 मंडल, 8 सूक्त, 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त पाए गए हैं। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन और पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन और पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहते हैं। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की 5 मान्यताएं शाखाएं हैं, साकल, आश्वलायन, मांडुक्य, संख्यायन और तथा वास्कल। ऋग्वेद की 5 सामान्य शाखाएं हैं, साकल, आश्वलायन, मांडुक्य, संख्यायन तथा वास्कल। अब बात करेंगे, ऋग्वेद की टॉपिक खत्म हो गई। अब बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञों के नियमों और विधियों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पद एवं गद्य दोनों में लिखा जाता है। इस वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण आयुर्वेद, एक का नाम शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है, यानी यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे अर्धवायु कहा जाता है। सामवेद की बात करेंगे। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक यानी मूल भी कहा जाता है, जिसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 78 ऋचाएँ ही नई है, शेष ऋग्वेद से लिया गया है। 78 मतलब नया है, लेकिन मतलब जो बचा हुआ है शेष ऋचाएँ किससे लेता है, तो ऋग्वेद से लेता है। इस वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र गाए जाते हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, एक का नाम जैमिनी है, एक का नाम रामायणी है
और एक का नाम कौथुम कौथुम नाम है। नेक्स्ट का नाम है अजुर्वेद। अथर्ववेद बनता है। अथर्ववेद की बात करेंगे। अथर्ववेद में मनुष्यों के अंधविश्वास और विचारों का विवरण मिलता है। इस वेद में जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण ज्ञान, धर्म समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग एवं अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। इस वेद में कुल 20 मंडल हैं, 731 ऋचाएँ हैं और 6987 मंत्र पाए गए हैं। यह चौथा एवं अंतिम वेद है और इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोथफ है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोथफ। उपनिषद की बात करेंगे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना होता है। उपनिषद मतलब माने समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे हम वेदांत कहा गया है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है। कुल 108 उपनिषद की संख्या है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब बात करेंगे आरण्यक के। यह एक ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक रहस्यात्मक विषयों का वर्णन करते हैं। इनकी रचना अरण्यों अथवा वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी। इनकी रचना क्यों की गई थी? तो इसकी रचना अरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी। इसी कारण इसे आरण्यक कहा गया। आरण्यक में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है और इस प्रकार ये दार्शनिक रचनाएं हैं। इन्हीं से कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। प्रमुख आरण्यक ऐतरेय, शाखायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी तथा छांदोग्य ऐसे पाए गए हैं। वेदांग यानी वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त ये सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण और यज्ञादि करने में सहायक थे। नेक्स्ट देखेंगे पुराण की बात करेंगे। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। इसका संकल्प गुप्त काल में हुआ था तथा इसमें ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। मत्स्य पुराण को सबसे प्रमाणिक और प्राचीन पुराण माना गया है। उसके बाद देखेंगे मत्स्य पुराण को देख लिए। अब बात करेंगे रामायण की। रामायण इस काल की रचना 2री शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। प्रारंभ में रामायण 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 24,000 श्लोक हो गए। रामायण को चतुर्वर्षती शास्त्रीय संहिता भी कहा गया है। चतुर्वर्षती शास्त्रीय संहिता भी कहा गया है रामायण को। महाभारत की बात करेंगे। यह एक महाकाव्य है जिसकी रचना लगभग 4वीं शताब्दी में महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे जिसे जय सीता कहा जाने लगा। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत का कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर महाभारत या सतशास्त्रीय संहिता कहा जाने लगा। यानी कि महाभारत यानी सतशास्त्रीय संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभ उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत का प्रारंभ
उल्लेख आश्वलायन गृह युद्ध में मिलता है। सूत्र, इस संहिता की रचना ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधि का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाता है। स्मृतियाँ देखें, वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। और लौकिक साहित्य की बात करेंगे, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जीवनियों का उल्लेख मिला है। जिसमें भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक कश्मीरी कवि कौन है? कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरिता सागर, श्रमेंद्र द्वारा रचित बृहदत्त कथा मंजरी और मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। संगम साहित्य से दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य तथा कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम शुंगकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। राजशेखर कृत प्रबंधक कोश से गुजरात के चालुक्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। भारत पर हुए यवन आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। ऐतिहासिक जीवन में अश्व घोष के बुद्ध चरित्रम, बाणभट्ट का हर्षचरित्रम, वाकपति का गौडबहो, विल्हन का विक्रमादेव चरित्र और पद्मगुप्त का नवसाहसाट चरित्र और हेमचंद्र का इतिहास यानी कि कुमारपाल रचयिता जानकर कृत, पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेख मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में भारत के सामाजिक और राजनीतिक अथवा अवस्था का पता चलता है। विदेशी यात्री के विवरण में 3 भागों में विभाजित किया गया। एक का नाम यूनान रोम के लेखक का विवरण हुआ, दूसरे में चीनी यात्री के वृत्तांत और तीसरे में अरबी यात्रियों का वृत्तांत मिला। यूनान और रोम के लेखक का विवरण देखेंगे। हेरोडोटस, इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के भारत फारस के संबंध का उल्लेख किया, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियाँ एवं अफवाहों पर आधारित था। उसके बाद टेसियस आए। यह ईरान का राजवैद्य था। इसने भारत के संबंध में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हुआ। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेट्स और अरिस्टोबुलस के कारण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज की बात करेंगे। यह सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में विषय में उल्लेख किया। उसके बाद हमारे यहाँ डाइमेक्स। यह सीरिया नरेश एंटियोकस का प्रथम राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। उसके बाद आया डायनोसियस आया। उसके बाद यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फिया का राजदूत था। अशोक के दरबार में आया था। अशोक को हम लोग प्रियदर्शी भी कहते हैं। और आया उसका प्लिनी आया। इसने लगभग 5 प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों के आदि में बारे में बहुत उल्लेख मिलता है। टॉलमी आए। इसने दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 150 ईस्वी में भूगोल नामक एक पुस्तक की रचना की। टॉलमी भूगोल नामक पुस्तक की एक रचना की। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी।
इस पुस्तक की रचना अज्ञात लेखक द्वारा लगभग 80 ईस्वी में की गई थी, जो उस समय हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसमें भारत के व्यापारिक वस्तुओं और बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्रियों का भी वृत्तांत देखेंगे हम। विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री पर बहुत प्रमुख थे। चीनी यात्री के लेखन से भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चीनी यात्री कौन आया था? तो फाहियान आया था। फाहियान यह चीनी यात्री लगभग 375-300-415 ईस्वी में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक लेखक में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का उल्लेख किया, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया गया। इसमें 15 वर्ष तक ले बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन मिला। उसके बाद हमारे हेनसोंग आए। हेनसोंग ने यह हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में लगभग भारत आया था। यहाँ लगभग 16 वर्ष तक रहते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी और इसकी पुस्तक सीयू की है। उसके बाद सुगुन आया। यह चीनी लेखक था जो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्र की थी। इत्सिंग ने क्या किया? यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने लेख में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय एवं अपने समय के भारतीय स्थितियों का उल्लेख किया। उसके बाद हमारे आते हैं अरबी यात्री के वृत्तांत। अरब मुसलमान लेखक हसन निजाम अल मसूदी, सुलेमान अल बरूनी, अल विला दुरी, निजामुद्दीन और तथा फरिश्ता की रचनाओं से भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुआ। अल बरूनी की बात करेंगे। इनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म यानी खीवा में हुआ था। अल बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इबद और अहमद अल बरूनी था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसको अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। इसने तहकीक-ए-हिंद यानी भारत की खोज पुस्तक की रचना की, जिसमें भारतीयों के तत्कालीन दशाओं का वर्णन किया गया। उसके बाद सुलेमान की बात करेंगे। इसके रचनाओं के प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। अलमसुदी इसने एक पुस्तक लिखी जिसको हम मुरूजरज जहब, जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। एक का नाम अभिलेख, दूसरा का नाम मुद्रा, तीसरा का नाम स्मारक। अभिलेख की बात करेंगे। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं और ताम्रपत्र पर खुदे हो जाते थे। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बेगाजकोई प्राप्त अभिलेख थे। कलिंग नरेश खारवेल ने के हाथी गुफा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख से रेशमी बुनकर की प्राप्त श्रेणी में की जाती है और एरन अभिलेख से सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। एरन राजदूत होलियोडोरस के बेसन नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। मुद्रा की बात करेंगे। प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिली। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का, जिसको हम पंच मार्केड क्वाइन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रंथों में इसे कार्सपन यानी पुराण, धरन, शतमान आदि नामों से जाना जाता था। अधिकांश आहत सिक्के चांदी के टुकड़े हैं, जिन पर विभिन्न आकृतियाँ अंकित की गई हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया था। मुद्राओं से ही प्राचीन भारतीय गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिला। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों के उससे हम संगीत प्रेम होने का साक्ष्य मिला। पुडुचेरी से निकले
अरिकमेडु में रोमन सिक्के प्राप्त हुए। स्मारक की बात करेंगे। स्मारक के अंतर्गत पुराने मंदिर, मूर्तियाँ, इमारतें इत्यादि आती थी। इसमें विभिन्न युगों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिली। उत्तर भारत की मंदिर निर्माण में शैली को नागर यानी दक्षिण भारत की मंदिर शैली को द्रविड़ शैली कहते थे। दोनों शैलियों के मिश्रण को हम बेसर शैली कहते थे। तो आपने इस वीडियो में देखा भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। इस भारतीय स्रोत के बारे में बताया गया शुरू से लेकर के अंत तक के क्या है भारतीय इतिहास के बारे में एक ही वीडियो में आपको पूरा बताए गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को देखने से आपको पूरा कंठस्थ क्लियर हो जाएगा भारतीय इतिहास क्या है और किस प्रकार से और कितने भागों में बांटा गया है इसके तहत। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय।